बच्चों अभी आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपका मैथ्स में चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, सो चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग इज अ वेरी इजी चैप्टर। ज्योमेट्री का चैप्टर है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बोल सकते हैं बट इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग का मतलब उसे हैंडल करना। सो जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास तो उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में वही पढ़ा जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि कोई क्रिकेटर रन्स बना रहा है अलग अलग मैचेस में, उसको कैसे आपको मेंटेन करना है, या तो कोई बॉलर बहुत सारे विकेट्स ले रहा है कुछ मैचेस में, उसको आपको कैसे लिखना है, या तो कोई स्टूडेंट भाई स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब पूरी मैथ्स टेस्ट हुई है आपकी क्लास में, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे लिखने हैं, या आपने कुछ बुक्स खरीदी हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, सो डेटा हैंडलिंग में आप डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा के लिए एक प्लेन वर्ड है इंफॉर्मेशन या जानकारी। ठीक है, सो आप ये वाली जो डेटा है, हम आम तौर पे डेटा आप थोड़ी सी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है। डेटा मेंटेन किया जाता है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ बना के आप डेटा मेंटेन कर सकते हो। सो कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो सबसे पहले है आपका पिक्टोग्राफ। ठीक है, सो पिक्टोग्राफ क्या होता है, सो सबसे पहले है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आप पिक्चर बना के डेटा दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने मेरे क्लासेस के लिए चॉक्स मंगाए। ठीक है, अब मैं आपसे और मैं मेरे क्लासेस के लिए हर महीने चॉक्स मंगाती हूँ। ठीक है, सो सपोज मैं महीने के हिसाब से चॉक्स कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ चॉक्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सो मैं जुलाई अगस्त और सितंबर में चॉक्स, सो जुलाई अगस्त और सितंबर। ठीक है, सो ये तीनों महीने का मैं कैसे डेटा दिखाऊंगी, तो समझो मैं मेरे क्लासेस में एक महीने में समझो 300 से 400 चॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 300 से 400 चॉक्स पिक्टोग्राफ, पिक्टो मतलब पिक्चर बनानी है। अब मैं 400 चॉक्स की पिक्चर बनाऊंगी तो मैं कहाँ पहुँचूंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़। क्या जुगाड़ करूंगी, सो मैं एक चॉक को 100 चॉक्स के बराबर मानूंगी। ठीक है, सो ये सिंबल मैंने बनाया चॉक का, ये मैंने सिंबल बनाया। ठीक है, ये चॉक है, तो ये एक चॉक कितने 100 चॉक्स के बराबर है। और यहाँ मैं लिख दूंगी, यहाँ क्या लिखूंगी कि भाई वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 चॉक्स। वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 100 चॉक्स। ठीक है, सो जुलाई में सपोज जुलाई में मेरे क्लासेस में 250 चॉक्स है। ठीक है, सो 250 चॉक्स कैसे दिखाऊंगी, सो देखो ये है 100, ये है 200 और 100, तो मेरा 250, 250 चॉक्स है, तो 250, 100, 200 और 250 में बनाऊंगी आधा ऐसे। ठीक है, सो ये क्या हुआ मेरे 250 चॉक्स। ठीक है, सो ये 250 चॉक्स। ठीक है, अगस्त में मेरे क्लासेस में आए 300 चॉक्स, तो मैं 300 कैसे बनाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, सो ये मेरे 300 चॉक्स। उसी तरह से सितंबर में मेरी क्लासेस में इतने चॉक्स आए, तो 1 2 3 4। ठीक है, सो
सो टोटल 4 सिंबल्स हैं, तो 4 सिंबल्स किसके बराबर होंगे? 400 चॉक्स के बराबर, 400 चॉक्स के बराबर होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, सो पिक्टोग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे फिर इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी चॉक्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाउ मेनी चॉक्स वर बॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने जुलाई के महीने में कितने चॉक्स खरीदे? सो आंसर क्या है, मैंने जुलाई के महीने में कितने चॉक्स खरीदे? मैंने 250 चॉक्स खरीदे। सो आंसर 250 चॉक्स। सेकेंड है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉक्स प्रोड्यूस्ड। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉक्स बॉट। ठीक है, सबसे ज्यादा चॉक्स कौन से महीने में खरीदे गए? सो सबसे ज्यादा सितंबर के महीने में चॉक्स खरीदे गए। ठीक है, सो पिक्टोग्राफ में ऐसा होता है, इस तरह से आपको है जो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने पिक्टोग्राफ बनाया, इसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपने क्या बनाया? पिक्टोग्राफ। ठीक है, सो इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, सो हमारा सेकंड है बार ग्राफ। ये सब वाले, ये सारे ग्राफ्स आप अपने जो स्मॉलर ग्रेड्स हैं, प्रीवियस ग्रेड से आप कर चुके हैं। ठीक है, सो सेकंड है बार ग्राफ। ठीक है, सो बार ग्राफ। ठीक है, सो बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ में क्या होता है, मतलब बार, वर्ड बार का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा चॉकलेट में बार वर्ड यूज किया जाता है। बार का मतलब एक्चुअली इस तरह से रेक्टेंगल्स होते हैं, इन्हें बार कहा जाता है। ठीक है, इवन चॉकलेट बार्स ऐसे भी आपने सुना होगा। सो मतलब रेक्टेंगुलर शेप मान लो आप। ठीक है, सो बार ग्राफ क्या होते हैं? बार ग्राफ भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। ठीक है, सो जो उनकी हाइट होती है, जो बार्स की हाइट होती है, वो उनकी क्वांटिटी दिखाती है। भाई कितने बच्चे या कितने चॉक्स या कितनी कारें, नंबर दिखाती है। उनकी हाइट क्या दिखाती है? नंबर। ठीक है, सो और सबके बीच में एक जितना गैप होता है। जैसे कि मैं आपसे बता रही हूँ कि भाई जैसे, अच्छा, तो यहाँ मैं एक ऐसे डेटा लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ कि भाई एक स्कूल है, उस स्कूल में ईयर 2003-2004 में कितने बच्चे थे? 30 थे समझो। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 में, उस स्कूल के स्टैंडर्ड 6 में स्टैंडर्ड 8 में। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 में 2003, फिर 2004-2005 में कितने हो गए उस स्कूल के बच्चे? 35। फिर 2005-2006 के उस स्कूल के बच्चे कितने हो गए? 40। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को आपको बार ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, ये क्या है? ये ईयर है और ये है स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बार ग्राफ में आप नंबर ही दिखाते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी नंबर ही था। बेसिकली डेटा वाला इंफॉर्मेशन सारा नंबर का ही खेल है। ठीक है, सब नंबर ही है। सो अभी आपको क्या दिखानी है? ये इंफॉर्मेशन आपको बार ग्राफ में दिखानी है। ठीक है, सो देखो सबसे कम, ज़्यादा बच्चे 40 हैं, सबसे कम 30 है। ठीक है, सो हम 0 से स्टार्ट लेंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप? सो ग्राफ इस तरह से,
ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। एक्चुअली ये बनाया जाता है ग्राफ पे ही, ठीक है। सो 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमेशा याद रखना जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ चॉक्स, नंबर ऑफ कार्स, एन ओ नंबर, एन नंबर, ठीक है, किसी भी चीज़ का नंबर है हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। ये आज याद रख लो, ये चीज़ बहुत काम आएगी, ठीक है। मतलब जो टोटलिंग जो नंबर है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, हमेशा वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो मैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो मिनिमम 30 है, मैक्सिमम 40, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, और मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, और यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ देखो 2003, 2004, सो यहाँ मैं लिखूंगी 2003, 2004, ठीक है, 2003, 2004, ठीक है। फिर यहाँ मैं ये जगह छोड़ी, फिर यहाँ जगह छोड़ी, फिर क्या लिखूंगी, 2004, 2005, 2004, 2005, ठीक है। फिर यहाँ जगह छोड़ी, ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगी 2005, 2006, ठीक है। सो इस तरह से हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे 2003, 2004 30 स्टूडेंट्स हैं। सो 30 स्टूडेंट्स कैसे बनाओगे, ये 30 है, सो इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका बना 30, फिर 2004, 2005 कहाँ बनाएंगे, 35, ठीक है। तो 35, 30 और 40 के बीच में, मतलब कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। सो यहाँ बनाओगे आप 35, ठीक है। इस सब में गैप इक्वल छोड़ना और ये बार भी इक्वल बनाना, ठीक है, ये इक्वल बनने चाहिए, ठीक है। फिर 2005, 2006 में 40, मतलब ये, ठीक है। सो ये ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। मेरे बार छोटे बड़े बने हैं, एक्चुअली सबका एक ही होता है, लेंथ क्या होता है सबका एक ही होता है, और गैप भी क्या होता है सबके बीच में एक ही, ठीक है। सो अभी इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ क्वेश्चंस पूछे थे। सो भाई यहाँ भी आपसे अलग अलग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपका बार ग्राफ, ठीक है। इसी तरह से डबल बार ग्राफ होता है। डबल बार ग्राफ में आपको दो इंफॉर्मेशन एक साथ दी जाती है, ठीक है। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जब आपको दो इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी जाए उसे हम कहते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें यही चीज डबल होगी, ठीक है। जैसे कि डबल बार ग्राफ है, यहाँ जैसे मैं एक इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, मार्क्स, ठीक है। जैसे मार्क्स, एक बच्चे को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो डबल बार ग्राफ थर्ड। देखो आपके स्कूल में दो बारी मेन एग्जाम्स आते हैं, एक आता है सितंबर के टाइम, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवरात्रि के टाइम आता है, और दूसरा आता है मार्च, ठीक है। सो समझो किसी स्टूडेंट के मैं दोनों टर्म के मार्क्स लिख रही हूँ, टर्म 1 के भी और टर्म 2 के भी। मुझे उस स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के दोनों टर्म के मार्क्स कंपेयर करने, मुझे पता करना है ये स्टूडेंट ने कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है। सो मैं क्या यूज़ करूँगी, डबल बार ग्राफ, ठीक है। जब आपको एक ही की दो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं सो उसे कहते हैं डबल बार ग्राफ।
ठीक है। सो डबल पैराग्राफ कहाँ यूज होता है? डबल पैराग्राफ आपका, आप पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये आपने बार ग्राफ बनाया। सो जैसे आपको डबल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आपको दिया है कि भाई मैथ्स में, ठीक है, तो मैथ्स में एक बच्चा है, उसका मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है। सो सपोज मैं इसके लिए भी एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश की मार्क्स हैं, मैथ्स की, हिंदी, एसएस, ठीक है। सो ये है सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट, ये टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है। सो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में सपोज 50-50 मार्क के ही पेपर हुए, ठीक है। सो सपोज इस बच्चे की इसमें 40 आई, इसमें 35 आई, इसमें 20 आई, इसमें 25 आई, इसमें 30 आई, इसमें 35 आई, ठीक है, इसमें 45 आई और इसमें 40 आई, ठीक है। सो ये मैंने मार्क्स लिखे, इसको दिखाना है बार ग्राफ पे, ठीक है। सो मैं बार ग्राफ पे कैसे दिखाऊंगी? इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन एक सब्जेक्ट की 2 बारी है, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा नंबर कहाँ आता है? वाई एक्सिस पे। तो मार्क्स आउट ऑफ 50 है, मैंने पहले क्लियर कर दिया, 50 में से मार्क्स मिली है बच्चे को। सो यहाँ देखो, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। सो ये क्या है? मार्क्स है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, या मार्क्स, ठीक है। और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या है? सब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो इंग्लिश में 40 है और 35 है, टर्म 1 टर्म 2। इसमें भी देखो बार ग्राफ की तरह यहाँ मैं बार ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ठीक है। सो ये इंग्लिश में कितने हैं? 40 हैं, तो ये 40 मार्क्स इंग्लिश में है। सो यहाँ मैं इसका बार ग्राफ बना दूंगी, ठीक है। अब ये टर्म 1 में 40 है, टर्म 2 में है 35। सो टर्म 2 35 ये रहा, तो यहाँ, तो ये इंग्लिश का बना है, ठीक है। मैंने आपने क्या देखा? ये देखो, मैंने जो इंग्लिश है उसका बिल्कुल एकदम लगोलग बनाया है, ठीक है। सो ये मैंने इंग्लिश के मार्क्स लिखे। अब मैथ्स के, यहाँ मैं लिख दूंगी इंग्लिश, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी इंग्लिश, ठीक है। अब मैं मैथ्स के मार्क्स बनाती हूँ। मैथ्स 20 और 25, इतनी ही गैप, ठीक है, ये इतनी ही गैप मैं यहाँ छोड़ूंगी। अब 25, ठीक है। सो 25, सो ये 25, 20 और 30 के बीच में है। सो ये है 25, ठीक है, ये है 25, सॉरी 20 है ना, पहले 20 है, मैथ्स में पहले 20 मार्क्स है, तो पहले 20 दिखाएंगे। सो ये 20 है, ठीक है। और फिर क्या है? 25 है टर्म 2 में। सो टर्म 2 25, ये रहा, तो ये आपका टर्म 2 में क्या आया? 25, ठीक है। तो ये किसकी मार्क्स है? ये मैथ्स की, ठीक है। इसी तरह से इतना गैप छोड़ के हिंदी, इसी तरह से, इसे हम कहते हैं डबल पैराग्राफ, एक ही चीज के डबल। अब देखो दोनों एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं, तो मेरे को टर्म 1 टर्म 2 कैसे पता चलेगा? तो मैं एक में थोड़ी सी शेडिंग कर देती हूँ। मैं टर्म 2 में क्या कर देती हूँ? शेडिंग। सो ये इस तरह से मैं कर दूंगी, तो ये हुई शेडिंग, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगी? टर्म 1 किससे दिखा रही हूँ मैं? टर्म 1 दिखा रही हूँ सिंपल बॉक्स से, और टर्म 2 में किससे दिखा रही हूँ? शेडिंग वाले बॉक्स से, ठीक है। सो इस तरह से हम डबल पैराग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
सो अभी आपने क्या देखा, ग्राफ आप कितने बना सकते हो। अभी कभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम वो देखते हैं। मैं इसे करती हूँ रब। बच्चों अभी आपने आपके देखे कि आप इंफॉर्मेशन को ग्राफ के रूप में कैसे दिखा सकते हो। अब आप दिखाओगे कि आप सॉरी डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो। इससे पहले एक रॉ डेटा, कभी कभी RAWDATA रॉ डेटा करके भी आप जब ऐसे सम्स करते हो तो रॉ डेटा करके कुछ लिखा आता है। तो आप सोचते हो रॉ डेटा मतलब क्या। रॉ डेटा का मतलब जो डेटा आपको दिया गया है पर वो कोई चीज़ से ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब व्यवस्थित डेटा या अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ना दिया हो, उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, डेटा रॉ डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा वो डेटा होता है जो आपको प्रोवाइड किया गया है पर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, रैंडम ऐसे ही दे दिया और आपको सारा ऑर्गेनाइज करना है। सो दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, सो इस तरह से ये इसका मतलब होता है रॉ डेटा। ठीक है, सो कभी सपोज आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही रैंडम में दिया हुआ और आपको अनऑर्गेनाइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बच्चों से पूछा गया, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, सो अ ग्रुप, सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज a group of students were asked for their favorite subjects। ठीक है, कुछ बच्चों से उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, सो सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, सपोज मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस की इनमें से पूछा गया। सो बच्चों ने कैसे आंसर दिया। सो यहाँ देखो, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, मैथ्स, साइंस, एसएस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएस। ठीक है, सो इस तरह से इन बच्चों ने ऐसे आंसर दिया। ठीक है, मतलब एक बच्चे ने क्या बोला, एक बच्चे ने बोला मैथ्स मेरा सब फेवरेट है, एक ने बोला मेरा साइंस फेवरेट है, एक ने बोला इंग्लिश फेवरेट है, एक ने बोला एसएस है। अब देखो ये कैसा अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपको कोई बोले, मैं आपसे पूछूं बताओ कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, बताओ कितने बच्चों को साइंस पसंद है, बताओ कितने बच्चों को एसएस पसंद है, आप कैसे बताओगे। क्योंकि ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब आड़ा आवड़ा, मतलब ऐसे ही रैंडम। सो अभी आपको इसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। सो ऑर्गेनाइज फॉर्म हमेशा टेबल में किया जाता है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सो आप टेबल बनाएंगे ताकि चीज़ें व्यवस्थित लिख पाए। और मैं आपसे अगर क्वेश्चन कर रही हूँ बताओ कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो आप मेरे को आंसर कर पाओ। ठीक है, सो अब हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है, सो टेबल फॉर्म में लिखेंगे, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना। ठीक है, सो यहाँ मैं बनाऊंगी सब्जेक्ट्स का बॉक्स, फिर मैं यहाँ बनाऊंगी टैली मार्क्स का बॉक्स,
और यहाँ बनाऊंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बॉक्स, ठीक है। सो सब्जेक्ट्स, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट्स क्या है, 4 सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएस, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको रॉ डेटा दिया हो, रॉ डेटा मतलब सब अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया हो, तब आपको करना है, ठीक है। सो टैली मार्क्स आप बनाएंगे, इसको टैली मार्क्स। तो मैथ्स कितनी बारी आया, काउंट करें। मैथ्स आया 1 2 3 4, कितनी बारी आया, 4। सो 1 2 3 4, 4। अब साइंस कितनी बारी आया, 1 2 3, ठीक है, 3 बारी। सो 1 2 3, ठीक है। सब इंग्लिश कितनी बारी आया, इंग्लिश आया 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 5 बारी आया। सो मैं इंग्लिश कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे। मतलब इसे टैली मार्क्स कहते हैं, मतलब 4 के बाद एक कट पड़ता है, ठीक है, 5वें पे कट पड़ता है, ठीक है। फिर ये है 5। इसके बाद एसएस कितने बच्चों को पसंद है, सो एसएस है, मैं अलग अलग सिंबल दे रही हूँ, ठीक है। सो एसएस है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जो 4 बच्चों को एसएस पसंद है, ठीक है। सो ये 4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे हम कहते हैं टैलीज, ठीक है। ये टैली ही दिखाती है बच्चे कितने हैं, ये 4 ये 3, ठीक है। तो जो टैलीज है, जो टैली मार्क के टेबल में जो टैलीज हैं, वही दिखाती हैं कि भाई सामने नंबर कितना है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको किया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। और इसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ये जो है इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नंबर को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द रिपीटेड, मतलब जैसे यहाँ देखो मैथ्स क्या है, 4 बच्चों का रिपीटेड सब्जेक्ट है, साइंस है 3 बच्चों का। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है। सो दिस वाज अवर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा हमने किया। अब ग्रुपिंग डेटा, ठीक है, वो भी एक टॉपिक है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बाद आएंगे हम ग्रुपिंग डेटा, ठीक है। सो ग्रुपिंग डेटा, अब देखो ये तो कुछ ही इंफॉर्मेशन थी, देखो यहाँ से यहाँ तक थी। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे सब्जेक्ट्स इस तरह से टेबल बना दी, ठीक है। पर अगर, ठीक है, अगर आपको ग्रुप करना पड़ जा रहा है, ग्रुप क्यों करोगे, क्योंकि बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ये तो कितने बच्चे थे, कुछ ही बच्चे थे, ठीक है। कितने बच्चे थे, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16। ये हमने सिर्फ 16 बच्चों की निकाली, ठीक है। अगर मैं आपको 100 बच्चों का ऐसे निकालने बोलूँ, 100 बच्चों का निकालना है तो कैसे होगा, तो कितना लंबा जाएगा, ठीक है, 100 बच्चों का। तो तब आप क्या करोगे, ग्रुप्स में बात करोगे, ग्रुप बनाओगे, ठीक है। जैसे मैंने मार्क्स लिखी है, ठीक है, मैंने यहाँ 60 बच्चों की मार्क्स लिखी है 50 में से, ठीक है। मैंने 50 में से मार्क्स लिखी है, फिर आउट ऑफ 50 कितने बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 60 बच्चों की मार्क्स लिखी हैं। सो मैं कैसे लिख रही हूँ भाई, किसी की 4 हैं, किसी की 5 हैं, किसी की 10 हैं, 20 40, ठीक है। फिर 60 40 50 में से है ना। सो 25 30 35 25 45, ठीक है। ऐसे करके मैंने पूरा भर दिया, 60 बच्चों का लिख दिया। अब आप इतना, ये बहुत सारा, मेरे को 60 बच्चों का लिखना है। ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे, ठीक है। सो मैंने इतना सारा लिखा। अब क्या आप ऐसे 10 20 ऐसे गिनोगे, ये तो कितना लंबा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल, आपके बच्चे हैं टोटल 60, और उनको मार्क्स कितने से आई है, 50 में से मार्क्स आई हैं, कितने, आउट ऑफ 50 50 में से मार्क्स हैं। तो आप जो आपका पहला ग्रुप बनाओगे, ठीक है, जो किसका ग्रुप है,
मार्क्स का ग्रुप है। सो सबसे पहला आपका ग्रुप जो बनाओगे वो 50 मार्क्स तक बनाओगे। देखो मिनिमम मार्क्स किसी भी बच्चे की 0 भी आ सकती है और मैक्सिमम मार्क्स किसी भी बच्चे की 50 भी आ सकती है। सो पहला ग्रुप आप क्या बनाओगे, मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स। सो मार्क्स 0 से 10 भी आ सकती है किसी बच्चे की, फिर किसी 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो ये है 40 से 50, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क्स का बना दिया। अब मैं टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका टोटल 60 आएगा, उतना श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि 60 बच्चे हैं। यहाँ जब इन सब का टोटल करोगे तो यहाँ 60 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे, 0 से 10, 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आएगा, मैंने जितना लिखा है मैं तो उसके हिसाब से बताती हूँ। 0 से 10 के बीच कितनी मार्क्स आई हैं। अच्छा, सो इसको है ना लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। ये 0 है वो लोअर लिमिट है, और ये जो 10 है उसे हम कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और हम इसे क्या कहते हैं, 0 और 10 को क्या बोलेंगे हम, 0 और 10 को बोलेंगे 0 और 10 को क्लास इंटरवल बोलेंगे, ठीक है, या क्लास भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। 0 10 को हम क्या बोलेंगे, क्लास भी बोलते हैं या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। और 10 और 20 में 10 है लोअर लिमिट, 20 है अपर लिमिट, और 10 और 20 क्या है, हमारी क्लास, ठीक है। इसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस उसे हम कहते हैं विड्थ या साइज। जैसे 0 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 0 10, सो उसे हम कहेंगे साइज, ठीक है, विड्थ या साइज। सो डिफरेंस ऑफ क्लास इज इक्वल टू विड्थ और साइज। ये वाले शब्द थोड़े से याद कर लो, ठीक है। इसे कहते हैं क्लास या क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और दोनों के माइनस को 10 माइनस 0 10 उसे कहते हैं विड्थ, 20 माइनस 10 10 इसे कहते हैं विड्थ या साइज, ठीक है। सो ये 3-4 शब्द थोड़े से आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब जब आपने ये टैली मार्क्स बनाने हैं तो कैसे बनाओगे। सो यहाँ देखो 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ 0 से 10 है ना, तो ये 10 यहाँ नहीं गिनोगे, ठीक है, अपर लिमिट में 10 नहीं गिनोगे आप यहाँ, तो आप यहाँ 0 से 9 मार्क्स ही गिनोगे। जिस बच्चे के 0 से 9 के बीच में है वही गिनोगे, 10 को आपको नहीं गिना है। 10 को कहाँ गिनोगे, यहाँ, ठीक है। यहाँ आप क्या कहाँ से कहाँ तक गिनोगे, 10 से 19, और यहाँ 20 से 29, ऐसे 20 से 29, ठीक है, मतलब अपर लिमिट नहीं गिनी जाती है, ठीक है। फिर लोअर लिमिट गिनेंगे यहाँ पर, तो 0 से 9, तो 0 कितने बच्चे के हैं, एक के भी नहीं। फिर अच्छा, यहाँ 4 है ना, सो 4 के लिए एक बनाओ, 0 से 10 के बीच में आता है। 5 है, 0 से 10 के बीच में आता है। 10 है, 10 यहाँ नहीं लेना है, 10 तो यहाँ लेना है, ठीक है, 10 यहाँ नहीं, यहाँ लेना है। 20 कहाँ लोगे, सो 20 भी यहाँ, 20 नहीं, देखो 20 यहाँ नहीं आएगा, 20 आएगा यहाँ, ठीक है, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट। 40 कहाँ आएगा, सो 40 देखो यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, अपर लिमिट में मानते हैं, और लोअर लिमिट में, ठीक है, अपर लिमिट में नहीं गिनते हैं। 25 कहाँ आएगा, 25 आएगा यहाँ, 20 से 30 के बीच में। 30 कहाँ आएगा, सो 30 देखो अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट, यहाँ आएगा 30। 35 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 25 कहाँ आएगा, 25 आएगा, 20 और 30 के बीच 25, और 45 कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे 60 बन जाएंगे, ठीक है, आगे होगा बहुत सारा, पर मैंने आपको समझाने के लिए किया है, मैं और ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप कैसे कर सकते हो, आप इस तरह से आप मतलब ग्रुपिंग डेटा को ग्रुप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो अभी हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सो अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले एक बात और कर लेते हैं।
हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, एक दूसरे ग्राफ का नाम होता है हिस्टोग्राम, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ही हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, सो चैप्टर बहुत, ये सारा बेसिक पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये 7th में पढ़ के आए हो शायद आप। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो अभी अच्छे से पढ़ लो, ये चीज 9th में दिखेगी आपको। ठीक है, 9th में ये चैप्टर दिखेगा आपको, सो ध्यान से करना। ठीक है, आप अभी जो भी कर रहे हो आप अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अभी तो आपका भी एग्जाम्स तो आपके एमसीक्यू फॉर्म में ही हो रहे हैं, तो आप लोग मेरे ख्याल से एग्जाम्स पता नहीं सीरियसली देते हो कि नहीं, पर अभी जो भी आप मेहनत कर रहे हो आपको ज़रूर आगे आप जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें दिखेगी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं बार्स, मैं हिस्टोग्राम की बात कर रही थी। ठीक है, सो हिस्टोग्राम की मैं बात करा रही हूँ मैं आपको। सो हिस्टोग्राम कैसे है, हिस्टोग्राम भी एक तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, सो हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, ये हिस्टोग्राम। ठीक है, ये सारी हमने तैयारी किसके लिए करी है, ये सारी तैयारी हमने करी है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। ठीक है, सारा मैंने ये बेसिक आपको क्लियर क्यों कराया, इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ इतना, मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 कराने वाली हूँ इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि देखो हिस्टोग्राम में कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वैसे बार ग्राफ में क्या होता था कि बार ग्राफ में सबके बीच में गैप एकदम अच्छी होती थी। ठीक है, गैप होती, बार ग्राफ क्या होता था, सबके बीच में गैप होती थी और ठीक है इस तरह से होता था। पर हिस्टोग्राम में क्या होता है, गैप नहीं होती है, लगातार होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैं यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन लिख के देती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन लिख के देती हूँ, हम उसके हिसाब से हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स मतलब जैसे एक्स एक्सिस पे दिखा हाइट ऑफ द बार्स, हाइट जो है, हाइट क्या दिखाती है, हाइट शो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाइट से क्या पता लगता है कितनी बारी हुआ, हाइट शोज फ्रीक्वेंसी। और देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स। ठीक है, फिर तो हिस्टोग्राम कैसे दिखेगा आपको, हिस्टोग्राम जैसे कि मैं आपको एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करवा रही हूँ। ठीक है, सो सपोज हम ये एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करा रही हूँ मैं आपको, ये एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, सो इसका कैसे है, सो यहाँ देखो ये है आपका एज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक जने की एज है 20 से 25, यहाँ एज है। ठीक है, सो यहाँ एज दी हुई है, एज यहाँ एज दी हुई है कि 20 से 25, यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ टीचर्स और यहाँ एज 30 35 40 45 50। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एज लिखने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, किसी स्कूल में टीचर्स हैं और टीचर्स की एज बोली जा रही है कि टीचर्स की एज कितनी होगी। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बोलती हूँ, टीचर है, ऑब्वियसली कोई भी टीचर आपके स्कूल में भी होंगी, तो टीचर एटलीस्ट 20 साल से तो ऊपर होगी। ठीक है, आपने कभी देखी है 15 साल की टीचर, 16 साल की टीचर, 17 साल की टीचर, कोई भी टीचर होती है 20 साल से ऊपर होती है। ठीक है, ये कॉमन सेंस मुझे पता है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे मन में बात आई कि 0 से 20 तक तो कोई टीचर होगी नहीं, क्योंकि यहाँ हमको नंबर ऑफ टीचर्स बतानी है, एज। भाई मेरे स्कूल में
जो कितने एज वाली कितनी टीचर्स हैं वो बताना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट 20 से चालू करूंगी। देखो मैंने डायरेक्ट 20 से चालू किया, देख रहे हो आप, 20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 5-5 का गैप किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 0 से 20 कुछ होगा ही नहीं, तो मैं क्यों उसको, तो मैंने डायरेक्ट 20 से स्टार्ट ले लिया। और यहाँ देखो पर मैं गैप 5-5 की छोड़ रही हूँ, और यहाँ मैंने 0 से 20 ये 20 की गैप छोड़ दी, ठीक है। तो जो मैंने ये अचानक से इतनी सारी गैप छोड़ी और बाद में फिर सेम गैप छोड़ी, उसके लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? मुझे बनाना पड़ेगा एक ब्रोकन लाइन, या जिसको जैग्ड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे एक ब्रोकन लाइन या जैग्ड लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये लाइन क्या दिखाती है कि हमने डायरेक्ट चालू कर दिया है, ठीक है। इसको किंक भी बोलते हैं, कुछ टीचर्स किंक बोलते हैं, कुछ ब्रोकन लाइन बोलते हैं और कुछ बोलते हैं जैग्ड लाइन। हम कब करते हैं? जब हम डायरेक्ट किसी नंबर से चालू कर देते हैं। तो यहाँ देखो ऐसे एक्चुअली अगर मेरे को वहाँ सिस्टमेटिक जानना होता तो मैं करती 0, 5, 10, 15, 20 वैसा करती, पर मैंने डायरेक्ट क्या करा है, 20 से स्टार्ट ले लिया, तो इसलिए मैंने ये जैग्ड लाइन बनाई, ठीक है। सो अभी बस ग्राफ बनाना है भाई। सपोज मेरे स्कूल में 20 से 25 साल के बीच में 4 टीचरें हैं, सो मैं यहाँ 4 तक बनाऊंगी। सो ये 20 से 25 साल, यहाँ मेरे स्कूल में 4 टीचरें हैं। फिर मेरे स्कूल में 25 से 30 साल के बीच में है 6 टीचरें हैं, सो मैं ऐसे बनाऊंगी ये 6, ठीक है। फिर मेरे स्कूल में 30 से 35 साल की 2 टीचरें हैं, सो यहाँ मैं ये 2 का बनाऊंगी, ठीक है। सो ये 2, ठीक है, सब माप के ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सबकी माप एक जैसी रहेगी। मैं स्केल वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए आड़ा आड़ा लग रहा है। आप स्केल यूज करना, आपका सही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है? हिस्टोग्राम ऐसे चिपका हुआ होता है और बार ग्राफ में 2-2 के बीच में डिफरेंस होता है। हिस्टोग्राम आप डायरेक्ट भी चालू कर देते हो, बाकी बार ग्राफ में आप पूरा सिस्टम से चलते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ये इंट्रोडक्शन था, आई कॉल इट एज इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। हम करेंगे एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज आफ्टर इट। दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन, प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली। जिनके पास्ट में जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया कभी भी डेटा हैंडलिंग, प्लीज इस बार ही ले लो, बिकॉज 9th में ये चैप्टर इसी नाम से आपको स्टैंडर्ड 9th में भी है, ठीक है। So please see the video lecture properly and send me the total work on WhatsApp. और ग्राफ में please use pencils, scale and eraser in the graph. So do it properly. राइटिंग अच्छी रखना, जिनकी राइटिंग गंदी है वो चेक करते मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ द रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू दोज जिनकी राइटिंग गंदी है, प्लीज़ थोड़ी ढंग की राइटिंग लिख के भेजें, मुझे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलें, थैंक यू।